नमस्कार। भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार का ये चुनावी साल है। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा के चुनाव की तैयारियां राजनीतिक दल अपने स्तर से करना शुरू कर चुके हैं। वहीं चुनाव आयोग भी चुनाव की पूरी तैयारियों में लगा हुआ है। एक और समय 11 अगस्त तक दिया गया है सभी राजनीतिक दलों को कि अपने अपने विचार चुनाव आयोग तक रखें कि चुनाव की प्रक्रिया को किस तरह से सुगम और सरल तरीके से बनाया जाए, जिससे कि आम जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। आपको पता है कि कोरोना और बाढ़ के चलते बिहार पूरी तरह से त्रस्त है। इसके बाद भी चुनावी रण में, चुनावी तैयारियों में कोई कमी नज़र आपको नहीं आ रही होगी। हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से और जो सुविधाएं और साधन मौजूद हैं वो साधन उपयोग करके अपने अपने कार्यकर्ता और जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उपयोग सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया है। आपको बता दें कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अब एक दूसरे को घेरने का भी तैयारी ज़बरदस्त ढंग से हो रहा है। इसी बीच में तेजस्वी यादव 2 दिन पहले से पूरी तरह से अब आश्वस्त हो गए हैं कि उनके महागठबंधन के दलों को अब उनके मुख्यमंत्री उम्मीदवारी पर किसी तरह का कोई संशय नहीं है और वो खुल करके एक बार फिर से मैदान में आ गए। हालांकि खुल तो वो उससे पहले भी गए थे, लगातार अपने बयान और अपने क्रियाकलापों से लोगों तक पहुंच रहे थे। आपको बता दें कि इसी बीच में एक घटना को लेकर के जबरदस्त ढंग से फिर से बिहार की राजनीति को उन्होंने धधका दिया है। आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सृजन घोटाला एक बड़ा घोटाला बिहार में आया था। 7 अगस्त कल था और 7 अगस्त को ही इस घोटाले का उद्भेदन हुआ था और 2017 को 7 अगस्त इस घटना की सबसे पहले पुनरावृत्ति या कहा जाए तो शुरुआत हुई थी। और ये घटना की पुनरावृत्ति तो पहले से हो रही थी, पर इसमें मामला दर्ज हुआ था 7 अगस्त को और 7 अगस्त के बाद से इसकी तीसरी वर्षगांठ पर एक बार फिर से तेजस्वी यादव बड़ी मुखर अंदाज में लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सृजन घोटाला ने नीतीश कुमार की छवि पर जबरदस्त प्रहार किया था और कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार खुद को बचाने के लिए और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की उनके परिवार की संलिप्तता को लेकर के महागठबंधन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के गोद में चले गए थे। इसका आरोप शुरू से ही लगता आ रहा है नीतीश कुमार पर। एक बार फिर से इन्हीं सब बातों को लेकर के सीधे तौर पे तेजस्वी यादव ने हमला किया है और सवाल भी कई पूछे हैं। तेजस्वी यादव ने कई सवाल पूछे हैं, उससे हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस घटना को लेकर के घोटाला का सबसे पहला जो उद्भेदन और उजागर हुआ था उसके बाद सरकारी महकमे में जबरदस्त हड़कंप मच गई थी। पहले स्थानीय पुलिस, एसआईटी और बाद में सीबीआई को जांच की जिम्मेदारी दी गई। सृजन महिला विकास निगम लिमिटेड की तत्कालीन सचिव मनोरमा देवी के निधन के बाद कामकाज की देखभाल बहू प्रिया कर रही थी। पुत्र अमित को सौंपा गया था इस काम को देखरेख का जिम्मेवारी। घोटाले में दोनों को मुख्य आरोपी बनाया गया, लेकिन 3 साल से दोनों फरार हैं और सीबीआई द्वारा शहर शहर उन्हें खोजा जा रहा है, पर कोई भी अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाया। और ये निश्चित रूप से सीबीआई पर भी और सरकार की मंशा पर भी प्रश्न खड़े करते हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। नीतीश कुमार के सबसे करीबी रहे कई एडीएम और डीएम इसमें संलिप्त बताए जा रहे हैं और उन पर आरोप लग रहे हैं। सृजन घोटाला में 2 पूर्व एडीएम जयश्री ठाकुर और राजीव रंजन सिंह के अलावा तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी अरुण कुमार जेल में बंद हैं। उनके अलावा 2 दर्जन से अधिक इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी कर्मचारी, सरकारी कार्यालय के नाजिर तक जेल में बंद है। आरोपियों के लिए राहत की बात है कि जो कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक पंकज झा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। झा के सुपौल से एसआईटी ने 19 अगस्त 2017 को गिरफ्तार किया था, अब वो बाहर हैं। सृजन घोटाला को लेकर के 2 डीएम पर भी
चार्जशीट चला देने की बात चल रही है और इसे लेकर के लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इन सब सवालों को लेकर के तेजस्वी यादव ने जम करके हमला किया है और उन्होंने एक ट्वीट करते हुए सोशल माध्यम पर लिखा है कि 3300 करोड़ के सृजन घोटाला की तीसरी वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार को बधाई। 3 साल की सीबीआई जांच, बीच में जांचकर्ता का तबादला, मुख्य आरोपी अभी भी फरार और 3300 करोड़ की कोई वसूली नहीं। नीतीश जी बताएं, सरकारी खजाने का ये 3300 करोड़ कौन लौटाएगा? इन सब बातों को लेकर के लगातार मामले नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसकी सूत्रधार मनोरमा देवी और बेटे और बहू, मनोरमा देवी के बेटे और बहू पर पूरी तरह से शक की सुई अटकी हुई है। कई निर्देशकों के बाद भी अब तक इस मामले का कोई ढंग से जांच नहीं हो पाया है। सरकारी निर्देश और सीबीआई के लगने के बाद भी अब तक ये मामला ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है और सीबीआई ने 2 डीएम पर भी मुकदमा दायर किया है, आरोप पत्र दायर किया है। आपको बता दें कि सृजन घोटाला के सीबीआई भागलपुर के पूर्व डीएम केपी रमैया, जो कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते थे और चुनाव भी लड़े थे, उन पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। उसके साथ ही वीरेंद्र कुमार यादव के अलावा पूर्व जो वहाँ के एडीएम थे, उन पर भी आरोप लगे हुए हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि डीडीसी प्रभात कुमार सिन्हा के विरुद्ध भी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया जा चुका है। इसके अलावा सृजन से जुड़े शहरी क्षेत्र के आधा दर्जन अन्य लोगों पर भी चार्जशीट किया गया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के पूरी तरह से सरकार कटघरे में खड़ी है और विपक्ष इस पर लगातार हमला बोल रहा है। सृजन घोटाला के उजागर हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई आधी अधूरी है, जिसको लेकर विपक्ष और तेजस्वी यादव जमकर हमला करते हैं। और करे भी क्यों ना, क्योंकि ऐसे ही घोटाले की आंच से पूरा परिवार उनका झुलस रहा है। घोटाले को लेकर के ही महागठबंधन की सरकार को त्याग कर नीतीश कुमार ने ये कहा था कि तेजस्वी यादव को सजा हो जाएगी। वो मामले उजागर हो रहे हैं जिसे लेकर के तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दाखिल होगी, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रह सकता हूं। पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरह का आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया है और विपक्ष के अन्य दल लगा रहे हैं, उसे लेकर के नीतीश कुमार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इसमें कहा जा रहा है कि भाजपा के और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। चूंकि जांच की प्रक्रिया बहुत धीमी है, इसको लेकर के लगातार सवाल उठते आ रहे हैं। घोटाले की राशि की अभी तक वसूली नहीं हो पाई है, इस पर भी तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। वहीं घोटाले के मुख्य आरोपी भी पकड़ से बाहर हैं। कार्रवाई की धीमी गति सवाल उठाती है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म वाले CCC की बात, जिसको उन्होंने फिर 2020 के चुनाव से पहले इसी 31 जुलाई को कहा था कि वो CCC के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। वहीं सुशील कुमार मोदी, जो उनके बहुत करीबी रहे हैं और पिछले लगभग 15 सालों तक साथ साथ दोनों ने बिहार की गद्दी पर, सत्ता पर अपना हक आजमाया है और सत्ता में बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में दोनों ही सवालों के घेरे में आ रहे हैं। अब इन सवाल के घेरों में आए इन दोनों को कैसे इससे निजात मिलेगी और कैसे तेजस्वी यादव की इस हमले का जवाब देंगे, ये तो अलग बात है, हमें उसका इंतजार रहेगा। पर एक बात तो तय है कि चुनावी समय में और चुनाव की तैयारियों के बीच, जबकि चुनाव की लगभग 120 दिन के आसपास बचे हुए हैं और ऐसी स्थिति में लगातार सवाल खड़े होना नीतीश कुमार जैसे साफ सुथरे छवि के नेता पर प्रश्न तो जरूर खड़े करता है और सरकार की चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार को सुशासन बाबू और क्लीन नेता के रूप में जाना जाता है, आदर्श नेता के रूप में जाना जाता है और यही उनका यूएसपी रहा है, पर जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं, वो सरकार के लिए एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। नीतीश कुमार की छवि पर भी एक बड़ा प्रश्न करता है और सृजन घोटाला बिहार का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। चारा घोटाला में अपने पिता को जेल में बंद देख करके तेजस्वी यादव निश्चित रूप से
इस घोटाले को लेकर के काफ़ी एग्रेसिव हैं और उनका कहना है कि इस तरह की दो रंगी नीति नीतीश कुमार की तरफ से अपनाई जा रही है और खास करके केंद्र सरकार भी इसमें संलिप्त है। कहीं ना कहीं सीबीआई की जो प्रक्रिया है जांच की वो संदेह के घेरे में है, क्योंकि अब तक आरोपी बरी हैं। सृजन घोटाला की आंच निश्चित रूप से इस बार के चुनाव में एक बड़ा रोल अदा कर सकती है, क्योंकि अब तो 3 साल हो गए हैं और 3 साल का समय कम नहीं होता है किसी भी जांच प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने में। हालांकि ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल केस हैं, पॉलिटिकल नेता हैं जो लंबे वक्त तक सीबीआई जांच की प्रक्रिया से गुजरते रहे हैं। देखना होगा कि ये सृजन घोटाला बिहार में कितना ज़्यादा असरकारक होता है, नीतीश कुमार के ऊपर विपक्ष के विरोध पर कितना ज़्यादा हावी होते हैं और कितना इसका फायदा और नुकसान होता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।